गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित सिंह पुनः उपस्थित हूँ पाठ श्रम विभाजन और जात प्रथा के साथ। इस पाठ के अंतर्गत हम दो गद्यांशों को पढ़ने, समझने और कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम गद्यांश, पहला गद्यांश आपके समक्ष है। अम्बेडकर जी कहते हैं कि जात प्रथा पद्धति वाले समाज में व्यक्ति को जीवन, सुरक्षा, संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन मनुष्य के क्षमता, उसकी योग्यता, कुशलता के आधार पर उसको व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से मानसिक गुलामी हुई। मानसिक गुलामी क्या होती है? इसमें व्यक्ति अपनी रुचि का व्यवसाय न कर पाए, कार्य न कर पाए। तो लेखक आगे ये भी कहता है कि गुलामी या दास्ता का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति को किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए नियमों, कार्यों एवं व्यवहारों का जबरदस्ती पालन करना पड़े। वहां भी दास्ता होती है। एक दास्ता तो कानूनी पराधीनता भी होती है, जिसमें व्यक्ति को हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। तो अब हम इसी आधार पे, लेकिन वर्तमान में हम ये भी देखते हैं कि जाति प्रथा नहीं है। इसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। वर्तमान में जाति प्रथा दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने वर्ष हो गए हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, समाज में धीरे धीरे एक समतामूलक समाज की स्थापना होने जा रही है। प्रश्न है पहला, लेखक पूछता है कि जात प्रथा के पोषक क्या क्या स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हैं। तो जात प्रथा के जो पोषक हैं वो स्वीकार क्या करते हैं? लक्ष्य, किसी की संपत्ति का अधिकार, जीवन की सुरक्षा को तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी लक्षण के आधार पे और अपनी कुशलता के आधार पे, रुचि के आधार पे कार्य करे, ये उसको अस्वीकार करते हैं। तो दूसरे शब्दों में लोग अपनी अपनी रुचि या कुशलता के आधार पर कार्य न करें, ऐसा लोग चाहते हैं। दास्ता किसे कहते हैं? तो दास्ता में ये बताया गया है कि दास्ता सिर्फ कानूनी पराधीनता नहीं है। दास्ता में व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित कार्यों, व्यवहारों का पालन करना पड़ता है, बाध्य हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये जाति प्रथा वाले समाज में होता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज ने लोगों को परंपरागत रूप से अपने कार्यों से बांध रखा है। इसलिए व्यक्ति स्वेच्छा से पेशा नहीं चुन सकता है। कानूनी पराधीनता न होने पर भी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। कानूनी पराधीनता से क्या तात्पर्य है? कानूनी पराधीनता, संविधान में तो ऐसा कानून है नहीं कि जाति के आधार पर कोई काम करेगा। तो संविधान में नहीं लिखा है कि कोई जाति के आधार पर काम करेगा, तो फिर कानूनी पराधीनता तो रही नहीं। तो कानूनी पराधीनता नहीं है, फिर भी लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कुछ लोग जो उच्च वर्ग अपने आप को मानते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग जो दलित हैं, वंचित हैं, वो उभर सकें। वो चाहते हैं कि वही श्रेष्ठ कहलाएं, वही उनका समाज में मान सम्मान मिले और बाकी के लोग नीचे पायदान पे पड़े रहें। अगला है, जात प्रथा के पोषक मनुष्य की किस स्वतंत्रता का विरोध करते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जात प्रथा के पोषक मनुष्य को उसकी स्वेच्छा का व्यवसाय नहीं करने देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वे निम्न जातियां उबर ना पाएं, नीचे ही बनी रहें। अब दूसरा पद्यांश हम लेते हैं, जिसमें अम्बेडकर जी ने समता की बात कही है कि समाज में समता कैसे स्थापित की जाए। तो एक प्रकार से ये एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। समता, भाईचारा और स्वतंत्रता, इन तीन तथ्यों पर बात की गई है। तो लेखक कहता है कि समाज में समतामूलक समाज की स्थापना बहुत आवश्यक है, तभी लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र कहा जा सकता है। इसमें लेखक ये भी कहता है कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बड़ी जनसंख्या से उनका पाला पड़ता है और वो भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की वो आवश्यकताएं और क्षमताएं और प्रयास भिन्न होते हैं। सबकी भिन्न भिन्न प्रयास होते हैं, भिन्न भिन्न उनका वंशक्रम होता है, भिन्न भिन्न उनके प्रयत्न होते हैं, भिन्न भिन्न उनको उत्तराधिकार में चीज़ें प्राप्त होती हैं, भिन्न भिन्न उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं।
तो वो सबको अलग अलग श्रेणियों में या कई श्रेणियों में या वर्गों में नहीं बांट सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चल सकती है। यद्यपि वर्तमान में राजनीतिक दलों की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति ही कही जा सकती है। तो लेखक ये अपेक्षा करता है, वो उम्मीद करता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसी राजनीति न करें और वो हर हाल में समता का ही व्यवहार करें, तभी समाज में एक आदर्श स्थापित होगा। और यद्यपि ये भी कहता है कि ये काल्पनिक वस्तु है। काल्पनिक वस्तु है, क्यों काल्पनिक वस्तु है? क्योंकि समाज में सभी के प्रयास और योग्यताएं भिन्न होती हैं, समता स्थापित नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये व्यवहारिक है और यही व्यवहार की एकमात्र कसौटी है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। अब अगले क्रम में हम प्रश्न देखते हैं। लेखक कहता है कि समता के कौन से औचित्य पर बल दिया गया है? तो यही कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि असंख्य लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगला है, राजनीतिक को समानता के व्यवहार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजनीतिक सबकी आवश्यकताएं, इच्छाओं को नहीं जान सकता, सबके प्रयासों को नहीं जान सकता, इसलिए उसके व्यवहार की यही एक कसौटी है कि वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, तभी वो एक लोकप्रिय राजनेता बन सकता है और समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। समता को काल्पनिक वस्तु क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी की दक्षताएं, प्रशिक्षण, योग्यताएं, उत्तराधिकार, अनुवांशिक तमाम भिन्नताएं होती हैं, इसलिए ये एक काल्पनिक वस्तु है। लेकिन फिर भी ये एक नियामक सिद्धांत है, इसको पालन करना जरूरी है। इसलिए लेखक ने समता को काल्पनिक जगत की वस्तु कहा। मानवता कसौटी क्या है, वह क्या संदेश देती है? तो इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं कि सभी मनुष्यों को एक समान माना जाए। समाज में जो भी लोग हैं उनमें वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषाई, प्रांतीय भेदभाव न किया जाए, तभी हम मानवता को एक उच्च कोटि की मानवता की श्रेणी में रख सकते हैं, मनुष्य को रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।